प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी साथी बता दीजिए। यदि आप स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि कल हमने बहुत अच्छे तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। वहां से कुछ प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता हूं, जब तक आप सभी साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो साथी नहीं जुड़े हैं। जी जी। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा, अढ़ाई दिन दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ओके। दूसरा क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की सैन्य राजधानी, सैन्य राजधानी कौन सी थी? आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहीं पर अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान के पिता का नाम। रजिया सुल्तान के पिता का नाम। जी, सभी साथी बताएंगे एक बार, मैं जानना चाहता हूं आप सभी से। वेरी गुड। आंसर आने शुरू हो गए हैं और हम आंसर लिख भी देते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा प्यारे दोस्त किसने बनवाया? जिसने कुतुब मीनार को बनवाया था, यानी कि कौन? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक की सैन्य राजधानी कौन थी प्यारे दोस्त? दिल्ली। और सामान्य राजधानी कौन सी थी? लाहौर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है बेटा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। क्या बताएंगे कि भैया इल्तुतमिश है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम कौन क्या था? वो भी इल्तुतमिश ही था। एक बार सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं, यदि आपने यहां तक चीजों को कर लिया है और तो एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बताइएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें किसी के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्यारे दोस्त, बलबन के बारे में। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, बलबन, ये रहा बलबन। बलबन के बारे में सबसे पहले समय काल 1266 से 1287 इस व्यक्ति का समय काल रहा। यहीं पर इसका रियल नेम क्या था? रियल नेम बाहुद्दीन। क्या बताएंगे कि भैया रियल नेम क्या था? बाहुद्दीन था। ठीक है। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। भैया इल्तुतमिश ने एक दल का निर्माण किया था जिसे हम बोलते हैं चालीसा दल। चालीसा दल जिसे तुर्कान तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। क्या बताएंगे कि भैया तुर्कान ए चहलगानी के नाम से इसे जानते हैं। ओके। तुर्कान ए चहलगानी डन है। तुर्कान ए चहलगानी के नाम से इसे जाना गया।
और मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं तो यहाँ पर एक चीज का और स्पेशली ध्यान रखना है। जब इल्तुतमिश ने इस दल को बनाया था, बलबन उस समय इसका हिस्सा हुआ करता था और अपनी योग्यता पर ये आगे बढ़ता चला गया। और तुर्कानी चहलगामी ने क्या किया भैया, फैसला किया कि बलबन को हम क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं, क्योंकि ये लोग किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन बलबन एक ऐसा व्यक्ति था, इसे पता था कि भाई तू इनका बन के रहेगा तो तू कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसने क्या कर दिया, इस तुर्कानी चहलगामी को नष्ट करवा दिया, खत्म ही करवा दिया। बलबन ने ही रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। ये क्या कहता था, ये कहता था जब मैं कभी शूद्र व्यक्ति या फिर अपने दुश्मन को देखता हूं तो मेरी लोहे की तलवार कहती है मुझे इसका रक्त पीना है। इस व्यक्ति ने, एक तुर्की योद्धा था अफरासियाज, उसके वंश से स्वयं को जोड़ लिया। कहता है कि मैं उनका वंशज हूं। जैसे कि मान के चलिए आज कोई व्यक्ति पागलपन में कहने लगे कि भाई मैं तो क्या, किन का वंशज हूं। जैसे मान सकते हैं सबसे अमीर कौन है, यही आपके रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है, अंबानी जी हैं, बिड़ला है। टाटा साहब तो नहीं रहे अब, लेकिन कंपनी तो है उनकी। कोई व्यक्ति वहां से जोड़ना अपने आप को शुरू कर दे, लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो बड़ी तोप रहा है, अपने आप में बड़ी तोप रहा है। यहीं पर उपाधि की बात करें, उपाधि उपाधि उलूग खां की, उलूग खां की मैंने बताया हर एक शासक कोई ना कोई उपाधि उस समय धारण कर रहा था, तो एक तरीके से ट्रेंड में ही था ये। तो उपाधि कौन सी थी प्यारे दोस्त, उलूग खां की, ठीक है। और ये उपाधि दी किसने थी, आप बताएंगे कि नासुरुद्दीन महमूद ने इस उपाधि को दिया था। नासुरुद्दीन महमूद ने, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, पूरा नाम फुल नेम गयासुद्दीन। द्वितीय इलवरी वंश था और बलबनी वंश की इस व्यक्ति ने शुरुआत की, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसने स्वयं को ईरानी नायक अफरासियाज का वंशज बताया। बेटा क्या बताएंगे, अफरासियाब का क्या बताया, वंशज बताया कि मैं तो उनके वंश का हूं। ओके, आमिर ए शिकार बहराम शाह के समय पर बना। ये बहराम शाह जो था, ठीक है, मैंने बताया रजिया सुल्तान के बाद में कौन आता है बेटा, बहराम शाह आता है। और बहराम शाह के समय पर इसे एक पद दिया गया, आमिर ए शिकार। क्या बताया, आमिर ए शिकार, जो शिकार विभाग हुआ करता था उसका प्रमुख इसे बनाया। एक बार थम्स अप करके या फिर नोटेड करके मुझे बता देंगे कि आपने यहां तक नोट कर लिया है कि नहीं कर लिया, एक बार सभी साथी बताइएगा। ठीक है, हमने चीजों को जाना। गुड, शाबाश, जल्दी करके बताएंगे। नोटेड, नॉट नोटेड। शाबाश बच्चे, 6 लाइन, 6 लाइन है, इतनी जल्दी तो कर सकते हैं हम। वेरी गुड, शाबाश बेटा। जी, देखिए अब ये क्या कहता है, कहता है आमिर ए आखुर ड्यूरिंग मसूद शाह। बिल्कुल हमने लिख लिया इससे, यानी अमीर ए आखुर जो है मसूद शाह के समय में बना। ये आमिर ए शिकार किसके समय में बना बेटा, आमिर ए शिकार बहराम शाह। और उसके बाद में आमिर ए आखुर जो है किसके, मसूद शाह के समय का काल में बना, जो कि अस्तबल का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। बिकम नाइब ए मुमालिकात ड्यूरिंग नासरुद्दीन महमूद। कहता है नाइब ए मुमालिकात पद जो है नासरुद्दीन महमूद के समय इसे दिया गया। यानी देख लीजिए कितनी प्रोग्रेस होती जा रही है। जैसे कोई व्यक्ति सिपाही बने, फिर वो क्या बने, दीवार मतलब कि, हाँ जी। तो उसके बाद में आपको कोई सिपाही बनता है, उसके बाद में हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, इस टाइप से। कहता है वह स्वयं को नियामत ए खुदाई एंड जिले इलाही कहता था। अब देखो कितना बड़ा अपने आप में कोई शासक कितना बड़ा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता सकता है। नियामत ए खुदाई यानी कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है, जो ईश्वर ने मुझे कहा दिया और उसे मैं कर रहा हूं। और जिले इलाही मैं ईश्वर की छाया हूं। देख रहे हो, नियामत ए खुदाई का अर्थ क्या हुआ बेटो, ईश्वर का प्रतिनिधि। और जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया खुद को बताया। क्या बताया, ईश्वर की छाया। अभी इसने देखिए अपने आप में ये अपना
कितना सुप्रीमेसी दिखा रहा था। सिजदा और पापोस प्रथा शुरू कर दी। ये सिजदा और पापोस क्या होता है? जैसे साउथ की मूवी में नहीं देखते आप, इस प्रकार से यूं सिर झुकाना, सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता था सिजदा। पाबोस, पाबोस क्या होता था? पेट के बल लेटना होता था, पेट के बल, और सुल्तान के पैरों को चूमना होता था सीधा, और पाबोस प्रथा इसे कहा गया। पैसे पाबोस हुआ, और बेटा पैसे पेट के बल लेटना, यानी कि ये पेट के बल लेट जाता था। अब आप खुद देखिए क्या कहा गया, सिजदा और पाबोस प्रथा इस व्यक्ति ने शुरू की। ठीक है। इसी व्यक्ति ने एक ईरानी त्योहार था नौरोज। नौरोज क्या होता है? नवरोज, नौ प्लस रोज, यानी कि न्यू ईयर, न्यू ईयर, ये इनका न्यू ईयर होता था। ठीक है, न्यू ईयर। इसने, मैंने अब बताया ना, तुर्कान चहलगानी को नष्ट करवा दिया, क्योंकि ये इसका क्या था, हिस्सा था, इसे पता था, इसके अंदर की चीजें जानता था ये, कि भाई यदि मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इन्हें समाप्त करना पड़ेगा, और इसने रप्पा रप्पा कटवा दिया। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे थम्स अप करके मुझे कि यहां तक आपने सभी ने लिख लिया, क्लियर कर लिया कि नहीं? यदि कर लिया तो एक बार प्यारे दोस्त थम्स अप करके बता देंगे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। जब लिख लिया करो तो एक बार थम्स अप करके, वरना जब फिर आप कहते हैं कि सर एक बार पीछे कर दीजिए, इसका कोई लाभ है नहीं। और यहाँ पर दो दो लैंग्वेज में आपको पता है कितना समय बच रहा है, ठीक है ना? क्योंकि इस समय का यूटिलाइजेशन आप किस में कर सकते हैं? अपने रिवीजन में कर सकते हैं। शाबाश, लिख लिया ना? ओके, नोटेड, ओके नोटेड बेटा, नोटेड। देख लीजिए, मेवातियों के खिलाफ इस व्यक्ति ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्या कहता है? अडॉप्टेड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अगेंस्ट मेवात्स। ठीक है, जो मेवाती लोग थे उनके खिलाफ मैंने बताया था ना, इस व्यक्ति ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई मेवातियों के खिलाफ। आगे, इसने गैर इस्लामिक प्रथा लागू किया, गैर इस्लामिक, इम्प्लीमेंटेड नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है, और क्या कहता है? सेना का संगठन किया और दीवान ए आरिज बनाया। ठीक है, एक विभाग बना दिया, दीवान ए आरिज, और इसका सेना मंत्री किसे नियुक्त कर दिया बेटा? इमाद उल मुल्क को। सेना मंत्री किसे बनाया? कि भैया इमाद उल मुल्क को सेना मंत्री बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इस व्यक्ति ने सैनिकों के लिए नगद वेतन देने का प्रयास किया था। क्यों? अब तक इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी जिसे क्या बोला गया था? कि भैया इसे इक्ता प्रथा बोला गया। क्या बोला गया? कि भैया इक्ता प्रथा चलाई थी इसने, इक्ता प्रथा। अब ये इक्ता प्रथा क्या थी? भाई देखा जाए तो ये एकता प्रथा क्या थी? एकता प्रथा बेटा, इसमें क्या होता था एकता प्रथा में, कि जो भी व्यक्ति था, मान के चलिए, हाँ, जो मतलब कि सैनिक रहते थे, उन्हें उनकी मेहनत के बदले एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता। जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं, बांट कर, भाई आप इसमें ना खेती बाड़ी करो, आपका घर परिवार का इसमें गुजारा हो जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या कर दिया कि यार इतना जमीन का टुकड़ा सब बांट देंगे तो आने वाले भविष्य में क्या चीज रहेगी, है इन्हें क्या देंगे? तो इस व्यक्ति ने नगद वेतन, सैलरी देना शुरू कर दिया, लेकिन ये असफल रहता है। कह दिया कैश सैलरी फॉर सोल्जर्स बट अनसक्सेसफुल। गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक बनाया बेटा। क्या बना दिया? कि गुप्तचर विभाग जो था बरीद ए मुमालिक बनाया। क्रिएटेड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बरीद ए मुमालिक। ओके, डन, वेरी गुड। लिख लो तो एक बार इंडिकेट करिए मुझे। सभी साथी बताएंगे। लिख लिया? ले लीजिए आराम से। शाबाश, ओके।
आगे देखिए 1279 में बेटा 1279 ईस्वी में तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह करता है। इन 1279 तुगरिल खान रिवोल्टेड इन बंगाल। अब देखिए इसने तो क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। आपने आम बोलचाल में सुना होगा कि खाल में भूसा भरवा दूंगा। इसने सच में ऐसा करवा दिया, बलबन ने इसकी खाल में भूसा भरवा दिया। बलबन स्टफ्ड स्ट्रॉ इन स्किन। देख रहे हो, बलबन ने क्या कर दिया बेटा, बलबन ने इसकी खाल में भूसा भरवा दिया। बलबन स्टफ्ड स्ट्रॉ इन स्किन, खाल में भूसा। कभी कभी तो सोच के भी ऐसा लगता है कि यार ये लोग वास्तव में क्या रहे होंगे। हुँ? कि खाल में भूसा ही भरवा दिया। आगे कहता है बंगाल का इख्तियार अपने पुत्र बुगरा खां को बनाया बेटा। क्या कर दिया कि बंगाल का इख्तियार किसे बनाया, अपना पुत्र था बुगरा खां से बनाया। मेड हिज सन बुगरा खां द इख्तियार ऑफ बंगाल। इसके समय में 1279 और 1285 मंगोल आक्रमण हुआ बेटा। और मंगोल आक्रमण के दौरान इसका पुत्र मारा गया। पुत्र मारा गया क्योंकि पंजाब में था वो, पंजाब में पुत्र मारा गया। और पुत्र मारा गया जब ये दूसरों की गर्दन काट रहा था, जब इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ये दूसरों की गर्दन काट रहा था, जब फर्क ही नहीं पड़ा इस व्यक्ति को। लेकिन जब अपना बेटा मरा ना, तो ये 2 वर्षों तक विलाप करता रहा। और 2 वर्षों तक विलाप करते करते प्यारे दोस्त इस व्यक्ति की 2 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा कहाँ है, नई दिल्ली में। टॉम्ब कहाँ है प्यारे दोस्त, इसकी नई दिल्ली में। जी, यहां तक क्लियर है। एक बार सभी साथी बताएंगे, मैं जानना चाहता हूं एक बार सभी साथियों से। वेरी गुड। एक बार बताएंगे, शाबाश। आगे आ जाते हैं हम लोग। मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया सबका, ओके आ चुका है। अब इसके बाद में बेटा जो शासक आता है वो आता है कैकुबाद। कौन था ये, ग्रैंड सन ऑफ बलबन था। और बेटा किसका था, महमूद का। बलबन का पोता था और महमूद का ये पुत्र था। किलोखरी का किला बनवाया इसने। इंपोर्टेंट क्या है, कैकुबाद ने क्या किया, इंपोर्टेंट क्या है बेटा, कि इसने ना किलोखरी का किला बनवा दिया। और मुल्तान भाग गया था ये डर के मारे। अब देख लीजिए यहां से कैसे पतन होता है किसी वंश का, कि कहां भाग गया, मुल्तान भाग गया है ये। अब इसके बाद में जो शासक आया वो आया क्यूमर्स। इसके बाद में जो शासक आया बेटा कौन आया, कि सर क्यूमर्स आया। क्यूमर्स उपाधि शमसुद्दीन। पिता कौन था इसका, बुगरा खां। कौन, बुगरा खान था बेटा। यहीं पर ध्यान रखिए। बुलंदशहर का इख्तियार जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये कुछ भी याद ना रखो तो भैया ये नाम याद रख लेना। और इंपॉर्टेंट लाइन ये, आपसे पूछा जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या बता देंगे, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था क्यूमर्स था। क्या बताएंगे कि भैया क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। एक बार सभी साथी बताइए यहां तक ओके है, फिट एंड फाइन है, कोनो दिक्कत, कोनो समस्या। मुझे नहीं लगता किसी शासक को किसी भी दिक्कत को आ, किसी शासक किसी दिक्कत, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है थम्स अप करके बताइए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अब हमने गुलाम वंश कर लिया, गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश पढ़ना है। शुरुआत में बताया था ट्रिक के माध्यम से। गुलाम वंश के पश्चात हमें किस वंश के बारे में पढ़ना है, सभी साथी बताइए। वेरी गुड। अरे वाह, सबने ही लिख दिया। वैसे तो आप लोग समझदार हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ मुझे लगता है एकदम सब कुछ क्लियर है। अब हम बढ़ रहे हैं कहाँ, खिलजी वंश की तरफ बेटा। खिलजी वंश देखिए, खिलजी वंश यदि आप जानते हैं तो 1290 से 1320 तक इसका शासन काल रहा है। ठीक है,
जिसके संस्थापक कौन रहे, फाउंडर कौन रहे, जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी हैं बेटा, इन्होंने जो उपाधि धारण की मैंने बताया, उपाधि यानी टाइटल की जब बात करते हैं, जब हम टाइटल की बात करते हैं प्यारे दोस्त, किसकी बात कर रहे हैं, टाइटल की। ओके, देखिए, उपाधि बेटा शाइस्ता खां किसने दी थी, कैकुबाद ने दी। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल का क्या था, ये सबसे बुजुर्ग शासक था, ठीक है। और मैं यदि बात करता हूं, ये उदार शासक भी था। उदार का मतलब होता है काइंडली हार्टेड, काइंडली हार्टेड, काइंडली हार्टेड। ओके। इसी के समय कड़ा मणिकपुर में, क्या बताएंगे, कड़ा मणिकपुर में बेटा मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। किसने कर दिया, कि कड़ा मणिकपुर में मलिक छज्जू ने बेटा विद्रोह कर दिया था। ओके प्यारे दोस्त, यहां तक एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मुझे बताइए आप। चीजें क्लियर हो गई होंगी जी। आगे, इसका जो उत्तराधिकारी रहा है बेटा, वो कौन रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका उत्तराधिकारी कौन रहा है, इसका उत्तराधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जानते हैं एक बार, ठीक है ना। 1296 से 1316 इस व्यक्ति का शासन काल रहा है। जन्म होता है 1266 ईस्वी में। बचपन का नाम क्या था, अली गुरशप। क्या बताएंगे, अली गुरशप। अन्य नाम की बात करेंगे, जब अन्य नाम, इसे द्वितीय सिकंदर यानी सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर ए सानी, युग का विजेता, आमिर उल मोमदीन और जनता का चरवाहा, इतने सारे नामों से जाना गया। और मैं कहूं इंपोर्टेंट बिल्कुल है, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या क्या भैया, जन्म 1266 ईस्वी में, बचपन का नाम अली गुरशप, अन्य नाम क्या था, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ईसानी, युग का विजेता, आमिर उल मोमदीन और जनता का चरवाहा। इन सभी नामों से इस व्यक्ति को जाना गया, ठीक है। क्लियर है, सभी साथी बताइए मुझे यहां तक। डन बेटा, शाबाश, लिख लिया आपने जी। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के पिता कौन थे, शिहाबुद्दीन मसूद थे। क्या बताएंगे, शिहाबुद्दीन मसूद साहब थे, इसके पिता हुआ करते थे। पत्नी मेहरू, प्रिय पत्नी थी, ठीक है। ये सेनापति मलिक संजार की बहन थी बेटा, ठीक है, मलिक संजार की बहन थी। और राज्यभिषेक लाल महल दिल्ली में हुआ। राज्यभिषेक की बात करेंगे तो कहां हुआ, कि भैया लाल महल दिल्ली में। कब होता है, कि 26 अक्टूबर 1296 में, 26 अक्टूबर 1296 ईस्वी में इसका क्या हुआ, राज्यभिषेक हुआ। बलबन ने बनाया था इस लाल महल को, किस नाम से, कुशन ए लाल के नाम से, ठीक है। कोरोनेशन एट लाल महल दिल्ली। जलालुद्दीन ने इसे कड़ा मनिकपुर यानी इलाहाबाद की जागीर दी थी भैया। जलालुद्दीन ने इसे क्या दी भैया,
कड़ा मणिकपुर यानी इलाहाबाद की जागीर दी। डन। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? यहां तक लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप करके बताइए। लिखते भी चलिए, आगे बढ़ते चलिए। शाबाश। लिख लिया। गुड। आगे। स्थायी सेना गठित करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था बेटा। क्या बताएंगे? द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू फॉर्म ए परमानेंट आर्मी। इस व्यक्ति ने पहली बार, यानी कि अब तक कैसे थे कि लोग है ना अस्थायी रूप से सेना को रखते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कर दिया भैया, स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी। सल्तनत काल में सबसे विशाल स्थायी सेना इसी के पास में थी। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे विशाल स्थायी सेना इसी के पास थी। सेना भर्ती के लिए सेना मंत्री आरिज ए मुमालिक नियुक्त किया। ठीक है, क्या बताएंगे कि भैया सेना भर्ती के लिए सेना मंत्री आरिज ए मुमालिक को नियुक्त किया गया। डन है? हाँ, लिख लीजिए। एक बार देखेंगे यहां पर 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण करके मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गए थे बेटा। और नादिर शाह की हत्या के बाद में, ठीक है, ये यहाँ एक पेज हमें पीछे चलना पड़ेगा। यहीं से कोहिनूर हीरे का इतिहास करा देता हूं, इंपॉर्टेंट है कोहिनूर हीरे का। ये भैया विश्व का सबसे बड़ा हीरा रहा है। क्या बताएंगे? ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा रहा है। प्रारंभिक वजन इसका 787 कैरेट रहा है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लेना, वरना ये समझ लो आपके समझने की चीज है, क्योंकि कोहिनूर हीरा आपने फिल्मों में ही सुना होगा। वर्तमान वजन बेटा इसका 105.6 कैरेट है, जो कि 21.12 ग्राम बनता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है, गोलकुंडा की खान से मिला था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने पूरा इतिहास इसका कोहिनूर का पढ़ा दिया आपको। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से यह हीरा हुमायूं को मिलता है बेटा। क्या बताएंगे? पानीपत के पहले युद्ध 1526 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से यह हीरा हुमायूं को मिला। उसके बाद शाहजहां को प्राप्त हुआ। उसके बाद किसे प्राप्त हुआ कि भैया उसके बाद शाहजहां को प्राप्त हुआ, और शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस में जड़वा दिया। क्या बताएंगे कि उसके बाद शाहजहां को प्राप्त हुआ और शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस में जुड़वा दिया। जुड़वा मतलब कि जड़वा दिया, उसमें इसे फिट करा दिया। आगे बात करता है 1739 ईस्वी में बेटा नादिर शाह आक्रमण करके मयूर सिंहासन को अपने साथ ईरान ले गए। क्या बताएंगे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण करके मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। ठीक है, नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 में यह अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। क्या बताएंगे? नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 में यह अहमद शाह अब्दाली के पास में पहुंचता है। ओके। ब्रिटिश अधिकार के बाद 1911 में महारानी मैरी ने इसे अपने ताज में जड़वा दिया, और वर्तमान समय में लंदन के टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में मौजूद है ये। ठीक है, लंदन के कहा, टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में मौजूद है। इसे लिखना चाहो लिख लीजिए, एक बार आप मुझे बताएंगे। यहां तक यदि नोट कर लिया हो तो नोट रीड करके बताएंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, शाबाश।
गुड। नोटेड। ठीक है बेटा, यहाँ जाए। देखो, अलाउद्दीन के कार्य ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद करना, चाहे वो कोहिनूर का इतिहास भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो एक लाइन याद रखने बस, गोलकुंडा वाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली बेटा, ये इसने पता है ना, मार्केट कंट्रोल सिस्टम को कैसे अपनाए। जो व्यक्ति जितनी घटतोली करता था, जो जितना कम सामान तोलता था, ये उतना ही उसका मांस निकलवा लेता था। देखिए आप, है, एकता प्रथा को समाप्त करके उसने जो सैनिक थे ना, उन्हें नगद वेतन शुरू दे दिया, करना शुरू कर दिया। आफ्टर फिनिशिंग द सिस्टम द सोल्जर्स वर गिवन कैश सैलरी। ठीक है, एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। हुलिया लिखवाना, कि व्यक्ति कैसा था, कद काठी कैसी थी, मतलब सैनिक को का हुलिया कैसा था, ये लिखवाना शुरू कर दिया। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी बेटा। घोड़ों की पीठ पर एक क्या, लोहे का थप्पा लगा दिया जाता था। घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू कर दी। भू राजस्व बेटा कितना, 50%, 1/2 कर दिया। खोम्स जिसे लूट कर बोला जाता था, वो 4/5 कर दिया। और दान की भूमि को बेटा क्या कहा गया, खालसा कहा गया। दान की भूमि को खालसा कहा गया। क्या बताएंगे, दान की भूमि को खालसा कहा गया। डन है जी। ये यहां तक आपका अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट हो गया है। एक बार आप लिख लें तो मुझे थम्स अप करके बता देंगे कि भैया नोटेड। आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आज क्लास इतनी रखेंगे। ओके, ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतना बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो डाइजेस्ट ना हो आपका। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पता नहीं आज यार कोल्ड फील हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या समस्या बनी है क्या नहीं। जी, ओके। मुझे लगता है सभी साथियों को क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। नोटेड। हाँ बेटा, सीओ में हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। हाँ जीडी बिल्कुल हो जाएगा बेटा। ओके। नहीं रवि जी, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जी। नहीं, सब कुछ ओके एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके, ज्यादा नहीं। रागा में आप जानते हैं महत्वपूर्ण है, वाई ग्रुप के लिए रागा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कह रहा हूँ कि रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि जिसमें से आपके हर एक शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन लगने ही लगने हैं। उसे तो आपको स्किप करना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है इसके अलावा। और जो मैं करा रहा हूँ उसे भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है चीजें। बट बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करोगे तो चीजें हो जाएंगी। एक बार रिवीजन करो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है मेरे सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे तरीके से सेशन अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, देखा और चीजों को आत्मसात किया। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।